अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 28 साउथ ईस्ट एशियन इंग्लिशेस। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्रेड एंड यूज़ ऑफ इंग्लिश इन डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं, जैसे कि सिंगापुर, फ़िलिपाइन, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड। इन सारी कंट्रीज़ में हम स्प्रेड और यूज़ ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। काफ़ी ईजी है, जस्ट थ्योरी है, आप लोगों ने सिर्फ इसे समझना है। टॉपिक 163 देखिए, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है, साउथ ईस्ट एशिया एंड स्मॉल लेटर में लिखा गया है न्यू इंग्लिशेस। अब यहाँ पर जो स्मॉल लेटर में न्यू वर्ड यूज़ किया गया है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये उन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो कि सेकंड डिस्पोरा के रिज़ल्ट में आई थी। सेकंड डिस्पोरा के रिज़ल्ट में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? वो कंट्रीज़ आती हैं जिन्होंने इंग्लिश को एज आ सेकंड लैंग्वेज यूज़ किया है। जैसे कि हमारे पास कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि आउटर सर्कल में आती हैं? मलेशिया, नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो आउटर सर्कल में आती हैं। तो आउटर सर्कल और एक्सपेंडिंग सर्कल में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं वो सारी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में आएंगी जिन्होंने इंग्लिश को एज आ सेकेंड लैंग्वेज और एज आ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ किया है। वैसे साउथ ईस्ट एशिया में ये मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, फ़िलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये वाली कंट्रीज़ आती हैं। आप लोगों को ये क्विज़ में भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बताया गया है कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये रिज़ल्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन कलेक्टिवली कॉल्ड पोस्ट इम्पीरियल इंग्लिशेस। जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जितनी भी कंट्रीज़ कॉलोनाइज्ड की गई थी उनके ऊपर तो ब्रिटिश का ही राज था, ऐसे ही है। तो ब्रिटिश की हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी या उनकी पावर ख़त्म होने के बाद भी जो है वो इंग्लिश नहीं गई, वो स्टिल रही, ठीक है। यानी कि लोग आज़ाद तो हो गए, इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन इंग्लिश जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी स्प्रेड जो आप कह सकते हैं वो स्टिल रही और उन्हें उसको फॉलो करना पड़ा। तो हमने सिर्फ इंग्लिश की इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखनी है। उसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स में बताया गया स्ट्रेट सेटलमेंट्स, यानी कि ब्रिटेन जो था या ब्रिटिश एम्पायर थी उसने कुछ सेटलमेंट्स जो थी वो इस्टेब्लिश की थी जोहर स्ट्रेट में, जो कि हमारे पास पिनांग, मलाक्का और सिंगापुर आ जाता है, जो कि प्रोवाइड करते थे ट्रेडिंग सेंटर टू द ब्रिटिश एम्पायर। जो कि ब्रिटिश एम्पायर जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी तक जो है वो ट्रेडिंग थिंग्स जो थी वो प्रोवाइड करती थी, इसलिए इन्होंने ये स्ट्रेट सेटलमेंट्स इन कंट्रीज़ में बनाई थी। स्ट्रेट सेटलमेंट्स बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957 and formed the Federation of Malaysia. सिंगापुर seceded from Federation, यानी कि सिंगापुर जो था वो फेडरेशन से अलग हो गया था, ठीक है। अब लैंग्वेज पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद जो लैंग्वेज पॉलिसी थी वो क्या थी और उसको किस तरह मेंटेन रखा गया था। Primary education in the ethnic languages. State supported ethnic schools for Chinese, Tamil, and Malay. English taught as a second language. Secondary and higher education in इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, आप लोग ये अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे आगे काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। टॉपिक 164 में हम सिंगापुर और मलेशिया में जो है वो लैंग्वेज टीचिंग पढ़ते हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश की डोमिनेंस भी पढ़ेंगे। पहले सिंगापुर में देखें कि इंग्लिश इज़ द डोमिनेंट लैंग्वेज। डोमिनेंट लैंग्वेज का आप लोगों को पता है कि वो लैंग्वेज जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, जिसकी पावर ज़्यादा हो इन एजुकेशन एंड बिजनेस। यूज़ ऑफ मैंडरीन, मलय एंड तमिल लिमिटेड टू द एलिमेंट्री लेवल, यानी कि ये सिर्फ एलिमेंट्री लेवल तक लिमिटेड कर दी गई थी, ठीक है। जबकि इंग्लिश जो थी वो डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई थी एजुकेशन और बिजनेस में। उसके अलावा यूज़ ऑफ इंग्लिश एज द डोमिनेंट लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड बिजनेस, अगेन वही लाइन डिस्क्राइब की गई है। उसके अलावा देखिए कि सिंगापुर एफर्ट्स टू बिकम अ सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड अ नॉलेज सोसाइटी। ये आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, जस्ट ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके अलावा मलेशिया जो था इसने इंग्लिश को नहीं कायम रखा था, इसने अपनी लैंग्वेज को जो है वो बरकरार रखने की कोशिश की थी। जैसे कि मले डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज फॉर नेशनल यूनाइटी एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स। इन्होंने इंग्लिश को इग्नोर कर दिया था और इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज, अपनी जो नेशनल लैंग्वेज थी उसको प्रमोट किया था। नेशनल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1976 डिक्लेयर्ड मले द ऑफिशियल एंड ओनली लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है।
अब यहाँ पर मलेशियनाइजेशन आ जाता है। मलेशियनाइजेशन में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो मले लैंग्वेज थी ना, वो मैंडेटरी कर दी गई थी सिविल सर्वेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि उन्हें मले लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा, तभी वो यूनिवर्सिटी या सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है वो प्रमोट किए जा सकते हैं। उसके अलावा स्कॉलरली वर्क्स ट्रांसलेटेड, यानी कि जितनी भी बुक्स थी वो तो इंग्लिश में थी अंडर ब्रिटिश एम्पायर, आप कह सकते हैं अंडर अमेरिकन एम्पायर। तो क्या हुआ था कि जो भी बुक्स थी सारी वो मलय में इंट्रोड्यूस करवाई थी। जितनी भी बुक जो थी वो बुक्स जितनी भी थी वो इंग्लिश में थी, तो उन्होंने उस लैंग्वेज से अपनी नेशनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाई थी। ये प्रोसेस जो था ये सारा कंप्लीट हुआ था 1983 में आफ्टर रीचिंग यूनिवर्सिटी लेवल, और इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट वो पढ़ते थे सिर्फ फ्रॉम ग्रेड 1 to 12। ठीक है। अब अगेन यहाँ बताया गया है कि मलेशिया में ही री इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, द नीड टू ब्रिंग बैक इंग्लिश फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मलेशिया। ठीक है। एजुकेशन एक्ट ऑफ 1996 री इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स। ठीक है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स थे इनमें इन्होंने इंग्लिश को एज अ मीन ऑफ इंस्ट्रक्शन या एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवा दिया था 1996 के एजुकेशनल एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मले एज अ लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क, के मले भी रही वो इंटेलेक्चुअल वर्क के तौर पर रही। ठीक है। लेकिन इंग्लिश को इन्होंने दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पर स्टेटस एंड यूज़ ऑफ इंग्लिश इन मलेशिया आ जाएगा, जिसमें बताया गया कि यंगर जनरेशन जो थी इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश में काबिल नहीं थी। क्योंकि पहले तो उन्होंने मलेशिया लैंग्वेज में ही जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो उस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स इसमें माहिर नहीं थे। द रेमिनेंट ऑफ द अर्लियर जनरेशन स्टिल कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश। ठीक है। यानी कि जो बाकी लोग थे वो हो रहे थे, जैसे कि एलीट क्लास है तो वो बाहर के मुल्कों से इंग्लिश सीख लेते थे, बाहर के मुल्कों से स्टडी करते थे, तो उन्होंने इंग्लिश पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो है वो कायम कर ली थी। पार्टनरशिप विद ब्रिटिश अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा इन्होंने इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप की थी, तो इसके अकॉर्डिंग भी जो एलीट क्लास थी उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक 165 आ जाता है। इसमें हम फिलिपाइंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिलिपाइंस जो थी वो एक यूनाइटेड स्टेट की कॉलोनी थी, यानी कि अमेरिका की कॉलोनी थी। लाइक फिलिपाइंस बिकेम एन अमेरिकन कॉलोनी, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन 1898, और ये इंडिपेंडेंट कब हुई थी? ये 1946 में इंडिपेंडेंट हुई थी। ठीक है। अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश फ्रॉम ग्रेड 1 ऑन स्टेटस एंड यूज़ ऑफ इंग्लिश इन फिलिपाइंस। ठीक है। तो वो बताया गया कि ग्रेड 1 से जो है वो इंग्लिश की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था। उसके अलावा यहाँ पर द मोनोलिंगुअल इंग्लिश पॉलिसी वाज मॉडिफाइड इन 1937 विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ टैगलॉग बेस्ड नेशनल लैंग्वेज। टैगलॉग किसे कहते हैं? टैगलॉग जो है ये वो लैंग्वेज होती है जो कि उनकी नेटिव लैंग्वेज पर बेस्ड होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं फिलिपाइन के लोग इसको फिलिपिनो भी कहते थे। ठीक है। ये फिलिपिनो PH वाला फिलिपिनो नहीं है, ये FILIPINO वाला फिलिपिनो है। ठीक है। ये आप लोगों को अगर क्विज में आए तो ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है स्टेटस एंड यूज़ ऑफ इंग्लिश इन फिलिपाइंस। तो फिलिपाइंस में क्या था कि इट बिकेम्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1941। इट इज़ टॉट एज अ सब्जेक्ट बोथ इन स्कूल एंड कॉलेजेस। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन स्कीम इन 1974। बाइलिंगुअल एजुकेशन का क्या मतलब है जी कि यहाँ पर जो है वो इंग्लिश को सिखाया गया और इंग्लिश को पता था कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो है वो यूज़ की जा रही है, तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वो इंटरेस्ट दिखाते थे और वो इस लैंग्वेज को सीखने की एक प्रॉपर कोशिश करते थे फ्रॉम ग्रेड 1 to ऑनवर्ड। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगेन बताया गया कि एम्बिवेलेंस टूवर्ड इंग्लिश। ठीक है। एम्बिवलेंस क्या होगा कि मिक्स्ड फीलिंग थी, लाइक लव और हेट टूवर्ड इंग्लिश। जैसे कि पाकिस्तान में है कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो कि इंग्लिश को प्रमोट करती है, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो कि इसके हक में नहीं है, वो कहती है हमारी नेशनल लैंग्वेज ही होनी चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि 2 टाइप ऑफ एटीट्यूड्स जो थे वो यहाँ पर थे, जो कि नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स थे। उसके अलावा 1974 से 1986 स्ट्रेस ऑन द यूज़ ऑफ फिलिपिनो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। यानी कि फिलिपिनो वो यूज़ कर रहे थे। रिटर्न ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब इन्हें ये सारे फैक्टर्स नज़र आए तो फिर इन्होंने इंग्लिश को दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाया। स्पेशली इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें हमारे पास
जिसमें हमारे पास सोशल साइंसिस आ जाता है, सिर्फ वो फ़िलिपिनो में जो है वो सिखाया जाता था, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स जो थे वो इंग्लिश में सिखाए जाते थे। ठीक है, ये लाइन मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को क्विज़ में आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। ठीक है जी, अब हमारे पास टॉपिक 166 है, जिसमें जिसमें हमारे पास एक्सपेंडिंग सर्कल में जो कंट्रीज़ आती हैं वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया है। तो थाईलैंड में क्या था, इंग्लिश का सर्कल या इंग्लिश का स्टेटस, अबाउट 99% ऑफ थाई स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश एट स्कूल, नॉट मैनी सक्सीड इन एक्वायरिंग मच इंग्लिश प्रोफिशेंसी, बट क्या था कि वो इंग्लिश सीख रहे थे। ठीक है, उसके अलावा बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज पॉलिसी थाईलैंड में क्या थी कि पहले तो अमेरिका से बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के प्रोफिशिएंट टीचर थे जो कि स्टडी में माहिर थे और वो क्लासेस देते थे, जिसके नतीजे में काफ़ी लोग इंग्लिश सीखते थे। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ ऐसे लोकल टीचर्स थे जो कि इंग्लिश सिखाते थे और वो अच्छी तरह इंग्लिश नहीं सिखाते थे, तो इसलिए पॉलिसी को चेंज किया गया ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स। इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन हायर ग्रेड। पहले यहाँ पर क्या बताया गया है कि बिगन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम ग्रेड 1 इन प्राइवेट स्कूल एंड ग्रेड 5 इन गवर्नमेंट स्कूल, और उसके बाद जो है वो ये परसेप्शन चेंज करके सिर्फ इन्होंने हायर ग्रेड्स में जो है वो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अलावा 1996 में इंग्लिश वाज री इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि सिखाया गया फ्रॉम ग्रेड 1 to 12। ठीक है, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आया या अगर आप लोगों से हिस्ट्री पूछी गई, तो थाईलैंड में क्या सीन था कि थाईलैंड में पहले इंग्लिश को रीइंट्रोड्यूस करवाया था ग्रेड 1 से 12 तक। उसके बाद क्या किया गया था कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इन्होंने सिर्फ ये हायर ग्रेड्स तक एज अ सब्जेक्ट रख दिया। लेकिन उसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू 1996 एक्ट इन्होंने अगेन इंग्लिश को जो है वो 1 से 12 ग्रेड तक जो है वो दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इंडोनेशिया में देखें कि बीइंग अ डच कॉलोनी टीचिंग ऑफ डच वाज एम्फसाइज्ड। इधर भी डच लैंग्वेज जो है वही उसी के ऊपर जो है वो जोर दिया जाता था। इंग्लिश बिकेम पॉपुलर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाउ टॉट एज द मेन फॉरेन लैंग्वेज, is taught for 8 or 9 years from primary school from grade 4 to 5 through high school। ठीक है, ये आप लोगों को डेट्स, आप लोगों को ये ड्यूरेशंस जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वियतनाम का अगर देखा जाए तो वियतनाम पर पहले फ्रेंच डोमिनेंस था, इसलिए वहाँ पर पहले फ्रेंच सिखाई जाती थी एंड देन फिर रशियन डोमिनेंस आ गया, फिर वो सीखने लग गए एज अ फॉरेन लैंग्वेज, और उसके बाद जो है वो इन्होंने स्विच किया इंग्लिश की तरफ अंडर द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रीनोवेशन। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड फॉरेन लैंग्वेज बिकम ऑफ इट्स इकोनॉमिक वैल्यू, ऑल स्कूल्स मस्ट ऑफर इंग्लिश इन ग्रेड 10 to 12। ठीक है, ये आप लोगों को तीन यहाँ पर कंट्रीज़ की बताई गई है वैल्यू, आप लोगों ने इन्हें याद कर लेना है। 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग याद कर सकते हैं, कुछ आप हिस्ट्री खुद से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, टॉपिक 167 है, इसमें अगेन बताया गया फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि उस तरह से सोर्सेस नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, जिसके नतीजे में क्या होता था कि जो मिडिल क्लास लोग थे या जो निचले तबके के लोग थे वो इंग्लिश में ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते थे और नहीं हुए। ठीक है, उसके अलावा जो एलीट क्लास थी उनमें से मोस्टली लोगों के पास ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे, तो वो क्या था कि उन लोगों की इंग्लिश जो है वो ज़्यादा बेस्ट हो गई। उसके अलावा उन्हें ऐसे रिसोर्सेज मिले कि वो इसी में ज़्यादा प्रोफिशेंट हो गए। ठीक है, तो ये बताया गया कि अगर इक्वल रिसोर्सेज मिलें सबको तो हर कोई इंग्लिश में बेस्ट हो सकता है। लेकिन क्या था कि ये कंट्रीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकती थी उनमें क्या था कि सिर्फ एलीट क्लास ही इसमें प्रोफिशेंट हुई, जबकि दूसरे लोग इसमें प्रोफिशेंट नहीं हुए। ठीक है, अगेन यहाँ पर बताया गया स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन सिंगापुर, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन फिलीपाइंस और उसके अलावा स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन मलेशिया। ये सारी कंट्रीज़ में बताया गया है कि इनमें इंग्लिश को दोबारा से किस तरह री इंट्रोड्यूस करवाया गया। लाइक इन्होंने हैज़ अ सिक्योर प्लेस इन सिंगापुर, प्रो एशियन लैंग्वेज पॉलिसी, फंक्शन एज एन इक्वलाइजिंग एंड यूनिफाइंग एजेंट। इसी तरह फिलिपाइंस में भी इंग्लिश कंटिन्यू करवाई गई ड्यू टू डोमिनेंस, इन्होंने देखा कि इंग्लिश की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे मलेशिया में भी इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है वो देखा गया कि अगर इन सब फैक्टर्स में हम माहिर हो जाएं, लाइक फ्यूचर डेवलपमेंट्स में देखें डिमांड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजिबिलिटी। उसके अलावा फैक्टर जो कि फैसिलिटेट करते थे टीचिंग को और लर्निंग ऑफ इंग्लिश को, उसमें हमारे पास मैस मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स और एजुकेशन एक्ट आ जाएगा। ये फ्यूचर डेवलपमेंट्स आप लोगों को आ सकते हैं, इन्हें याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर फ्यूचर डेवलपमेंट्स में उन्होंने बताया है डिग्लॉसिक सिचुएशन विल रिजल्ट इन चेंजेस इन द लैंग्वेज।
डिग्लॉसिक सिचुएशन क्या थी कि जहाँ इंग्लिश जो है वो यूज़ की जाती थी साइड बाय साइड विद अदर लोकल लैंग्वेजेस, यानी कि इंग्लिश दो तरफा रोल जो है वो प्ले करती थी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि सिंगापुर जो है वो एक मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी थी ड्यू टू डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सिखाया गया, लेकिन क्या था कि इंग्लिश का स्टेटस ज़्यादा वाइड था, इसलिए उसको जो है वो स्टिल रखा गया। इनमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की इंपॉर्टेंस थी, हिस्ट्री थी। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने ये डेट्स याद रखनी है। उसके अलावा स्टार्टिंग का और एंडिंग का जो जो सर्कल था उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए, उन सर्कल्स का, कि वो किस तरह इंग्लिश जो है इन्होंने री इंट्रोड्यूस करवाई, क्या क्या डेट्स थी। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। काफ़ी लेंथी लेसन है, आप जो भी आ रहे हैं, क्योंकि फ़ाइनल टर्म्स के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड किया करूँ, इसलिए थोड़ा ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा लंबी हो जाती है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।